हेलो एवरीवन। देखिए, हम पिछली क्लास में किसका एनालिसिस किए थे? हम शियर का एनालिसिस किए थे। और क्या हम डीपली देखे थे कि मेरा क्रैकिंग कैसे होता है। समझिएगा, बीम में क्रैकिंग किसके वजह से हो रहा था? पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन को। जैसे अब समझिए, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन आ क्यों रहे थे? क्योंकि उस पर क्या लग रहा था? आपका शियर स्ट्रेस। फिगर से समझते हैं, समझिएगा। देखिए, शुरू से बनाते हैं। ये हो गया आपका बीम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? बीम। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। दो सपोर्ट हो गए। अब बीम में मान लेते हैं ए पार्ट। हम किसको ले लिए हैं? ए पार्ट का लिए हैं। तो क्या मिलेगा? इस क्रॉस सेक्शन मिलेगा। इधर का रिएक्शन से इधर आएगा, एक स्ट्रेस क्या लग जाएगा? इधर लग जाएगा। अब स्ट्रेस के विरोध में, अब समझिएगा, अब स्ट्रेस के विरोध में क्या उत्पन्न हुआ था? आपका कप्लीमेंट्री स्ट्रेस, यानी पूरक प्रतिबल। अब समझिएगा, इस पूरक प्रतिबल की वजह से क्या आया था? आपका इस तरह का एक मिला था फिगर, यानी इस पूरक स्ट्रेस की वजह से इस तरह का फिगर मिला था। और इसमें देखिएगा, यहाँ क्या लग रहा है? आपका डायगोनल टेंशन है ना। और इधर क्या लग रहा है? आपका डायगोनल कंप्रेशन। देखिए, एक बात आप बहुत अच्छे जानते हैं कि आपका कंक्रीट क्या होता है? कंप्रेशन में मजबूत होता है। किसके तुलना में? टेंशन के तुलना में। तो मेरा पूरा फोकस किस पे रहेगा? टेंशन पे। क्योंकि जो कंप्रेशन की वजह से मेरा डायगोनल कंप्रेशन आएगा, उसको तो वहन कर लेगा कौन? आपका कंक्रीट। लेकिन डायगोनल टेंशन को वहन नहीं कर पाएगा। तो बीम में मेनली क्रैकिंग किसके वजह से आएगा? डायगोनल टेंशन की वजह से। क्योंकि कंक्रीट आपका टेंशन में क्या होता है? कमज़ोर होता है। क्योंकि अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ बीम में, सिर्फ कंक्रीट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप बीम में देखे होंगे कहीं भी रिइंफोर्समेंट यानी छड़ को हम नहीं डाले हैं। अब समझिए, मेन समझिए क्या मेरा है कि क्रैकिंग किसके वजह से आ रहा है? आपका डायगोनल कंप्रेशन कह लीजिए या फिर डायगोनल टेंशन कह लीजिए। लेकिन डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन कैसे उत्पन्न हो रहा है? आपका स्ट्रेस आ रहा है। कौन सा स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस। हम कहें आपसे कि आपको बीम को क्रैकिंग से बचाना है, तो आप क्या कहेंगे कि सर शियर स्ट्रेस को कम कर दीजिए। ये जो किनारे से शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस को कम कर दीजिए। या फिर आप कहेंगे कि शियर स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लीजिए शियर स्ट्रेस तो लग गया, शियर स्ट्रेस के कारण क्या आ जाएगा? आपका डायगोनल टेंशन उत्पन्न होगा। तो आप कहेंगे कि डायगोनल टेंशन को कम कर दीजिए। दो वजह है भाई, क्रैकिंग को कम कैसे कर सकते हैं? दो वजह से। या तो हम शियर स्ट्रेस को ही कम कर दें तो मेरा डायगोनल ही नहीं बनेगा, डायगोनल टेंशन ही नहीं उत्पन्न होगा। डायगोनल टेंशन उत्पन्न हो गया तो हम क्या करेंगे? डायगोनल टेंशन को रजिस्ट कर देंगे तो मेरा शियर रुक जाएगा। यानी शियर को रजिस्ट कर दीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसको रजिस्ट कर दीजिए? डायगोनल टेंशन को। या फिर दोनों को रजिस्ट कर दीजिए तो मेरा बीम में क्रैकिंग नहीं होगा। उसके बाद समझिएगा, बीम में क्रैकिंग कैसे हो रहा था? बीम में क्रैकिंग आपका 45 अंश पे हो रहा था, बीम के किनारे किनारे तथा बीच में, यानी बीम के बीच में 90 डिग्री पर मेरा क्रैकिंग आया था। अब समझिएगा, अब इसके देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा? अब समझिए, इस पार्ट में देख लीजिए। अब देखिए, ये पार्ट हो गया, इस पार्ट का हम यहाँ फिगर बना रहे हैं। देखिएगा, देखिए इधर जाएगा आपका एक स्ट्रेस, इसको बैलेंस करने के लिए एक हम स्ट्रेस यहाँ लगाएंगे। इन दोनों के विरोध में एक यहाँ स्ट्रेस मिलेगा, एक यहाँ स्ट्रेस मिलेगा। समझिएगा कैसा फिगर बनेगा? इधर इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। किस तरह का फिगर बनेगा? इस तरह का। यानी कहें हम इस साइड में कैसा फिगर बनेगा आपका? समझिएगा इस तरह। इस साइड में किस तरह फिगर बनेगा? इस तरह बनेगा। और देखिए, बीच में आपका शियर क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना। हम क्या पढ़े थे? आपका न्यूट्रल एक्सिस पे शियर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे टेंशन और कंप्रेशन, यानी हम कहते हैं फोर्स क्या होता है? टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स या फिर स्ट्रेन क्या होता है? जीरो होता है। आपका न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे कौन सा स्ट्रेस जीरो होता है? आपका नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होता है, जिसके कारण बेंडिंग होता है। जबकि न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। उस दिन बनाया था ना, देखिए शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है? पैराबोला, यानी मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस। और समझिएगा, हम इधर देखें तो इधर का कैसे मेरा डायग्राम बनेगा? समझिएगा, एक सेक्शन हो गया बीम संतुलन में, तो बीम के प्रत्येक इधर काट का
ये हो जाएगा आपका इधर। इसके विरोध में ऐसा उत्पन्न होगा शियर, है ना। अब इसके वजह से आपका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, है ना। चलिए बनाते हैं इसको, देखिए ऐसा बन गया, है ना। अब कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे कि बीम में कैसा बनेगा। इस साइड में आपका क्रैकिंग कैसा होगा, इस तरह बनेगा। इस साइड में कैसा होगा, इस तरह होगा। अब समझिएगा इसके इफेक्ट में क्या बनेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा समझिएगा। ये हो गया आपका बीम, ये क्या हो गया आपका बीम, ये हो गया आपका सपोर्ट। अब देखिए इसके वजह से क्या होगा, ये क्या है आपका टेंशन, है ना। इधर क्या देगा, टेंशन, टेंशन और टेंशन। देखिए इधर से क्या आएगा आपका कंप्रेशन, है कि नहीं। इधर से क्या आएगा आपका डायगोनल कंप्रेशन। हम क्या बताए थे कि मेरा पूरा फोकस किस पे रहेगा, डायगोनल टेंशन पे, क्योंकि बीम मेरा डायगोनल कंप्रेशन में क्या होता है, मजबूत होता है, यानी कंप्रेशन में मजबूत होता है। कंक्रीट की बात कर रहे हैं। अब समझिएगा इसका इफेक्ट में क्या होगा, टेंशन जाएगा, है कि नहीं। क्या होगा इसके इफेक्ट में, आपका टेंशन मिलेगा। समझिएगा टेंशन कैसे मिलेगा, देखिए इन दोनों को क्या करेगा, ये खींच देगा, है ना। इन दोनों को खींच देगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका क्रैकिंग कैसे उत्पन्न होगा। देखिए क्रैकिंग कैसे उत्पन्न होगा, ऐसे होगा। इसमें कैसे होगा, इसमें देखिए इसमें क्रैकिंग इधर खींचेगा तो इसमें क्रैकिंग हो जाएगा आपका ऐसे, यानी यही क्या हुआ आपका डायगोनल क्रैकिंग हुआ। डायगोनल टेंशन की वजह से क्रैकिंग, है ना। क्रैकिंग किसके लिखेंगे, फेल्योर इन डायगोनल क्रैकिंग, डायगोनल टेंशन, है ना। यानी बीम क्या हो रहा है, डायगोनल टेंशन में फेल हो जा रहा है ना। बीम क्या होगा, डायगोनल टेंशन में फेल होगा तो क्या होगा, क्रैकिंग। अब इसी क्रैकिंग को हमको होने नहीं देना है, इसी क्रैकिंग को हमको क्या करना है, रजिस्ट करना है। तो इस क्रैकिंग को रजिस्ट करने के हम बताए थे दो तरीके। क्या बताए थे, या तो आप शियर को ही रजिस्ट करा दीजिए तो डायगोनल टेंशन नहीं उत्पन्न होगा, डायगोनल कंप्रेशन नहीं उत्पन्न होगा। या फिर क्या करिए आप कि डायगोनल टेंशन उत्पन्न हो गया तो डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करा दीजिए, तब क्रैकिंग नहीं होगा बीच में। या फिर दोनों को थोड़ा थोड़ा रजिस्ट करा दीजिए तो क्या होगा कि इन्हीं को देखिए एंगल कितने पर आपका 45 अंश पे, है ना। 45 अंश पे आपका क्रैकिंग होता है। अब समझिए इसी क्रैकिंग को रजिस्ट कराने के लिए, इसी क्रैकिंग को नो उत्पन्न हो, बीम में मेरा क्रैकिंग नो उत्पन्न हो, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, आप शियर रेनफोर्समेंट का। तो हम क्या पढ़ेंगे अब अगला टॉपिक, टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, टाइप ऑफ शियर रेनफोर्समेंट यानी कर्तन प्रबलन के प्रकार। क्या पढ़ना हमको, कर्तन प्रबलन के प्रकार। अब समझिएगा अब कर्तन प्रबलन कितने प्रकार का होता है। पहला मेरा होता है बेंट अप बार, बेंट अप बार, है ना। क्या होता है मेरा बेंट अप बार। अब बेंट अप बार का हिंदी देख लीजिएगा, बुक तो आपके पास होगा या सीटी का, हिंदी देखते रहेगा। अब समझिए बेंट अप बार क्या होता है, कुछ टर्म लिखते हैं देखिएगा। बेंट अप बार क्या होता है, एक मेन बार होता है। बेंट अप बार क्या होता है, एक प्रकार का मेन बार होता है। इसका व्यास कितना रख सकते हैं बेंट अप बार का, 12 mm से लेकर 50 mm तक। बेंट अप बार का हम व्यास कितना रख सकते हैं, 12 से 50 mm। अब समझिएगा एंगल यानी कितने एंगल पे से हम बेंट करते हैं, आपका 30 से 60 अंश पे। लेकिन हम करते हैं कितने पे हैं, जनरली हम 45 डिग्री पे बेंट करते हैं। कितने पे करेंगे, 45 अंश पे। क्यों, क्योंकि आपका क्रैकिंग कितने अंश पे उत्पन्न हुआ है, 45 अंश पे। इसीलिए बीम का बेंट अप बार का बेंडिंग जनरली कितने पे करते हैं, 45 अंश पे। बाकी हम 30 से 60 पे करते हैं। अब समझिएगा बेंट अप बार क्या होता है, समझते हैं। देखिए ये क्या है आपका बीम, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बीम हो गया। ये क्या हो गया आपका बीम। अब देखिए बीम में पहले मेन बार समझिए। बीम में नीचे की तरफ जितने भी छड़ डालते हैं, नीचे की तरफ जितनी छड़ें डालते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेन बार। नीचे की तरफ जितनी छड़ें डालते हैं उसे क्या कहते हैं हम, मेन बार। अब समझिएगा, अब देखिए इसका हम क्रॉस सेक्शन बना दे रहे हैं। इधर ए हो गया बी, एक टोटल गहराई क्या मिल जाएगा आपका, कैपिटल डी। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा, इस तरह बनेगा, है ना। अभी छड़ें कितने दिखेंगी आपको, 2,
कितनी छड़ें दिखेंगी किनारे से, किनारे किनारे पर 2 छड़ें। और समझिएगा उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, तीसरी छड़ को लेके जाएंगे और क्या करेंगे हम, बेंट करके इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, हम ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है, छड़ को ले जाएंगे और बेंट करके कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर। अब देखिए कितने अंश पे बेंड किए इसको हम, 45 डिग्री पे। कितने पे किए हैं, 45 डिग्री पे। तो देखिए ये था क्या, ये था आपका बेंटअप बार ही था। ये क्या था आपका, सॉरी ये क्या था, मेन बार, लेकिन इसको हम ऊपर लेके चले गए मोड़ के, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आपका बेंटअप बार, बेंटअप बार। ठीक है क्या, यहाँ तक क्या है आपका मेन बार, ऊपर क्या हो गया आपका बेंटअप बार। उसके बाद मान लीजिए एक और छड़ है, उसके बाद एक और छड़ है, उसको हम सीधा डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो छड़ है उसको भी हम उठा के कहाँ लेके चले जा रहे हैं, ऊपर। ठीक है, लेके चले गए, है कि नहीं। अब समझ पा रहे होंगे। देखिए यानी बीम में हम छड़ को कैसे लगाएंगे, यदि बेंटअप देंगे तो कैसे, पहली बार एकदम सीधी छड़े, दूसरी बार बेंटअप कर देंगे, तीसरी बार सीधी छड़ें, चौथी बार बेंट कर देंगे, यानी अल्टरनेट, एक मेन बार सीधा, दूसरा मेन बार को हम बेंटअप बार बना देंगे, तीसरा मेन बार सीधा, चौथे मेन बार को हम क्या बना देंगे, बेंटअप बना देंगे। अब समझिएगा ये बीम में कैसे काम करेगा, समझिए बेंटअप बार यहाँ जा रहा था ना, यहाँ सीधा जा रहा था, उसके बाद क्या कर दिया हम 45 अंश पे मोड़ के ऊपर लेके चले गए, 45 अंश पे मोड़ के कहाँ लेके चले गए, ऊपर। अब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक क्रैकिंग का क्या जा रहा है, अपोजिट। क्रैकिंग कैसे हो रहा था, ऐसे, बेंटअप बार को कैसे लेके चले गए हम, ऐसे लेके चले गए। इसीलिए क्या करेगा, एक क्रैकिंग को नहीं होने देगा, है ना। एक क्रैकिंग को होगा तो क्या करेगा, इस क्रैकिंग को रजिस्ट करेगा, समझ रहे हैं। अब समझिएगा क्रैकिंग को डायरेक्ट न रजिस्ट करके एक किसको रजिस्ट कर रहा है, अभी हम देखेंगे। अब समझिएगा यदि हम इस पर हम यूडीएल लोड लगाए हैं तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। बीम पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा यूडीएल के केस में, ऐसा बनेगा, है ना। शियर फोर्स एकदम बीच में क्या होगा आपका, 0। ठीक है, अब समझिएगा यानी मेरा शियर फोर्स, देखिए एक है आपका शियर फोर्स डायग्राम, एक है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मेरा शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ है, देखिए शियर फोर्स मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, किनारे, तथा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है, बीच में। और देखिए ये जो बेंटअप बार है क्या काम करेगा, बेंटअप बार बीच में क्या है आपका, सीधा, यानी बेंटअप बार क्या है, बीच में देखिए बीच में तो पूरी छड़ें दिख रही हैं, तो बेंटअप बार क्या है, सीधा है, तो वो क्या होगा, बीम जैसे ही बेंड होगा बेंटअप बार उसको क्या करेगा, खींच के टाइट किया रहेगा। यानी बीच में जो आपका छड़ है, बेंटअप बार का जो बीच वाला छड़ है वो बीम को बेंडिंग नहीं होने देगा, और बेंटअप बार का जो हम किनारे लेके चले गए हैं वो किसको रजिस्ट करेगा, शियर स्ट्रेस को। समझ पा रहे हैं। एक देखिए ये जो मेन बार है, मेन बार यहाँ से लेके वहाँ तक चला गया, वो सिर्फ किसको रजिस्ट करेगा, वो सिर्फ बीम को, बीम के बेंडिंग नहीं होने देगा, वो सिर्फ किसको रजिस्ट करेगा, बेंडिंग को। लेकिन आपका जो शियर एनफोर्समेंट है, जो आपका बेंटअप बार है, वो क्या है आपका शियर एनफोर्समेंट, एक तरह का जो शियर एनफोर्समेंट है वो बीच में किसको रजिस्ट कर रहा है, बेंडिंग को, है ना। लेकिन जैसे मुड़ के ऊपर गया, जैसे ही मुड़ा वो किसको रजिस्ट करने लगा, शियर स्ट्रेस को। तो समझ आ रहे होंगे आप, बीच में बेंडिंग अधिक है तो वही बेंटअप बार बीच में बेंडिंग को रजिस्ट कर रहा है, तथा किनारे पर आपका शियर फोर्स अधिक है तो वही बेंटअप बार किसको वहन कर रहा है, आपका शियर फोर्स को। तो बेंटअप बार का आप देखेंगे वर्क क्या है, बीच में बेंडिंग को रजिस्ट करता है और किनारे आपका शियर को। तो अब देखिए इसका आप लोग 3D फिगर देख सकते हैं, बेंटअप बार सर्च करेंगे गूगल पे, या फिर ऐसा करते हैं हम एक ग्रुप बनाते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाते हैं और आप लोग उससे जुड़ जाइएगा, और देखेंगे तो हम व्हाट्सएप का भी एक ग्रुप बना के लिंक डाल देंगे। हाँ यही ठीक रहेगा, आपका एक व्हाट्सएप का लिंक डाल देंगे ग्रुप का, और एक क्या डाल देंगे हम, आपका टेलीग्राम का, ठीक है। और अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो अपना डाले हैं हम क्या, इंस्टाग्राम का लिंक डालेंगे, तो वहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका ग्रुप बनाएंगे हम, टेलीग्राम का एक चैनल बनाएंगे और ग्रुप बना देंगे हम व्हाट्सएप का, उसमें जुड़ जाइए। कोई भी दिक्कत होगा तो मैसेज करिएगा। हम इसका फिगर क्या करेंगे कि फिगर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग तो फिगर देखे नहीं रहते हैं, फिगर देखने से थोड़ा माइंड ज़्यादा कैच करता है। तो इसका फिगर हम जो भी बनाते रहेंगे स्ट्रक्चर, उसका फिगर रिलेटेड हम उसमें शेयर करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग जाइएगा अबाउट सेक्शन में पूरे लिंक मिल जाएंगे। अब समझिएगा
तो आपको समझ आया होगा ये मेन बार क्या है, बेंटअप बार क्या है, एक तरह से मेन बार ही है जिसका व्यास 12 से 50 में रहता है। कितने अंश पे मोड़ सकते हैं हम, 30 से 60, लेकिन मोड़ते हैं हम 45 अंश पे। क्यों? क्योंकि किनारे पर आपका क्रैकिंग कितने पे होता है, 45 अंश पे। अब देखिएगा ये वर्क कैसे करता है, मिटाते हैं इसको, इसका हम वर्क देखते हैं। देखिएगा है ना, यही तो आपका बेंटअप बार है। अब समझिएगा, अच्छा ये मान लीजिए ले रहा है आपका V ले रहा है, ठीक है, कितना ले रहा है आपका V, फोर्स ले रहा है, शियर फोर्स को किससे दिखा रहे हैं हम, V से, ठीक है। अब समझिएगा V के दो कंपोनेंट होंगे, ए वाला थीटा वाला सेक्शन है, यही तो 45 अंश पे मुड़ता है। अब समझिएगा इसके दो सेक्शन होंगे, ए क्या हो जाएगा आपका V cos थीटा, ए क्या हो जाएगा आपका V sin थीटा। ये तो सबको पता है, थीटा वाला आपका कंपोनेंट क्या होता है, V cos थीटा। ए भी क्या हो जाएगा आपका V cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका V sin थीटा। अब समझिएगा लिखेंगे हम, अब समझिए V cos थीटा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। क्या है आपका नेचर क्या है, अपोजिट है, तब का जबकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, तो इन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। V cos थीटा इधर, V cos थीटा उधर। अब देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी बेंटअप बार का कौन सा कंपोनेंट कार्य करता है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब बताइए आपका वर्टिकल कंपोनेंट बेंटअप का कार्य कर रहा है, डायगोनल टेंशन कैसे उत्पन्न होता है, वर्टिकल सीजर लगता है तभी तो, है कि नहीं। डायगोनल टेंशन या फिर डायगोनल कंप्रेशन कैसे उत्पन्न होता है, जब आपका शियर लगता है। और शियर कैसे लगता है आपको याद होगा, देखिए शियर कैसे लगेगा, ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन, एक नीचे से लगता है एक ऊपर से लगता है, मेन तो यही शियर लगता है ना। इसके विरोध में इधर क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल शियर उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं कप्लीमेंट्री शियर, ठीक है, संपूरक प्रतिबल। तो आपका शियर कैसे आ रहा था, वर्टिकली, यहाँ वर्टिकली कंपोनेंट वर्क कर रहा, यानी यही क्या लेगा, पूरे बल को ले लेगा। तो इस बेंटअप बार का सामर्थ्य कितना है, लिखेंगे हम बेंटअप बार का सामर्थ्य कितना बल को वहन करेगा। समझिएगा सामर्थ्य क्या है, क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है गुणे प्रतिबल होता है, यानी हम लिखेंगे इसे VB, यानी B मतलब बेंटअप बार का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। समझिएगा ASB क्या लिख रहे हैं, ASB क्या लिख रहे हैं, ASB सिग्मा SB इंटू साइन 45 अंश, है ना, 45 नहीं, क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू क्या लिख दे रहे हैं, यन। यानी समझिएगा VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ASB सिग्मा SB साइन 45, है ना। थीटा जनरली कितना हम लेके चलेंगे, 45 अंश, इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू हो जाएगा यन। अब समझिएगा एक तो आपका ए फार्मूला हो जाएगा, ए फार्मूला मेन हम देखते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, मेन किस में देखते हैं हम, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब दूसरा समझिएगा VB क्या मिलेगा आपको, देखिए प्रतिबल को कैसे लिखते हैं, 0.87 FY, ये तो आपका वर्किंग क्या है कि आपका वर्किंग स्ट्रेस है ना, 0.87 FY SB इंटू साइन 45 इंटू क्या हो जाएगा आपका, यन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बल वहन करेगा, 0.87 FY ASB साइन 45 इंटू यन। अब समझिएगा FY क्या है, इसमें FY क्या है आपका, यील्ड स्ट्रेस है कि नहीं, क्या है आपका यील्ड स्ट्रेस। ASB क्या है, ASB एरिया ऑफ क्या है आपका बेंटअप बार, यानी बेंटअप बार का क्षेत्रफल। यन क्या है, नंबर ऑफ बेंटअप बार, यानी जितने बेंटअप बार रहेंगे वो पूरे के पूरे बल लेंगे, इसीलिए हम यन से गुणा कर दिए, नंबर ऑफ बेंटअप बार। आपको SB भी आ गया। अब समझिएगा एक क्या था आपका बेंटअप बार द्वारा लिया गया सामर्थ्य। अब समझिएगा IS कोड कहता है कि बेंटअप बार कितना सामर्थ्य लेगा, जितना भी उस पर शियर फोर्स आ रहा है, उसका 50% से अधिक बेंटअप बार आपका शियर स्ट्रेस को नहीं वहन कर सकता है, यानी बेंटअप बार 50% से ज़्यादा शियर स्ट्रेस नहीं वहन कर सकता है। तो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे या फिर डिजाइन करते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा। इतना आपको मेन समझना है कि बेंटअप बार का सामर्थ्य कितना है, ASB सिग्मा SB साइन 45 इंटू यन, या फिर सिग्मा SB को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.87 FY ASB साइन 45 इंटू यन।
तो आपको समझ आया होगा क्या, बेंट अप बार में मेरा पहला क्या था रेनफोर्समेंट, बेंट अप बार। इन शियर रेनफोर्समेंट में आपका पहला बार क्या था, बेंट अप बार। इन शियर रेजिस्टेंस को वहन करने के लिए पहला हम क्या प्रोवाइड किए हैं, बेंट अप बार। नोट कर लीजिए इसको। अब समझिएगा, ठीक है, मिटा दें। तो तबीयत डिस्टर्ब है मेरा, मौसम चेंज हो रहा है। अब समझिए, दूसरा आता है, दूसरा वर्टिकल स्टीरप्स। वर्टिकल स्टीरप्स यानी हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर छल्ले। क्या नाम है इसका, ऊर्ध्वाधर छल्ले। यानी बेंट अप बार के बाद हम क्या, हमको अगला टॉपिक पढ़ना है ऊर्ध्वाधर छल्ले। अब ऊर्ध्वाधर छल्ले, अब देखिए ऊर्ध्वाधर छल्ले आपको तभी समझ आया रहेगा तब आप फिगर को अच्छे से देखेंगे। मैक्सिमम लोग देखे रहेंगे, कुछ लोग होते हैं जो नहीं देखे रहते हैं, ठीक है। तो हम देखिए इसका 3D फिगर बना रहे हैं, उसको हम समझते हैं। देखते हैं बनता है कि नहीं। ये देखिए ये क्या बना, आपका बीम दिख रहा है, ठीक है। अब समझिएगा, नीचे क्या डाल देंगे हम, मेन बार। नीचे क्या डाल देंगे, देखिए हम बेंट अप बार नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि समझने में हो जाएगा आपको दिक्कत, ज़्यादा लाइन हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेन बार। अब समझिएगा ऊपर दो रेनफोर्समेंट रहता है, ठीक है। ऊपर कितनी रेनफोर्समेंट डालते हैं हम, सिर्फ 2, पतली पतली, जिसे हम कहते हैं एंकर बार। क्या कहते हैं हम लोग, एंकर बार, या फिर कहते हैं हैंगिंग बार, हैंगिंग बार, ठीक। अब इसके बारे में बता देंगे हम। एंकर बार या हैंगिंग बार, हिंदी होता है इसका लटकन छड़े, लटकन छड़े। अब समझते हैं। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे, देखे होंगे आप लोग, बीम में देखे होंगे अपने घरों में कि इसको क्या करते हैं, हम एक रिंग से बांध देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक रिंग से बांध देंगे, ठीक है। देखिए बांध रहे हैं, है ना, आपको समझ आया होगा। देखिए अब आपको समझ आया होगा, फिगर अच्छा बन गया है। ये क्या होता है, यही आपका क्या होता है, बेंट अप बार। यानी बीम में जो रिंग द्वारा रिंग हम बांधते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर छल्ले, है ना, वर्टिकली लगा रहे हैं। यही कॉलम में हम कैसे लगाते हैं, इस तरह लगाते हैं, तो हम कहते हैं उसे हॉरिजेंटल स्टीरप्स यानी क्षैतिज छल्ले। यहाँ क्या है आपका, वर्टिकल स्टीरप्स यानी ऊर्ध्वाधर छल्ले। अब समझिएगा, इसको तो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसके पहले देखिए, छड़ मेन बार आपको समझ आ गया, नीचे डाले रहते हैं, उसी मेन बार को हम लोग बेंट कर देते हैं, तो क्या कहते हैं, बेंट अप बार। वर्टिकल स्टीरप्स समझ गए। इसी में आपको समझा दे रहे हैं एंकर बार, ठीक है। एंकर बार हम अलग से लिख ले रहे हैं, एंकर बार। अब देखिए एंकर बार का ना कोई काम नहीं होता है छड़ में, यानी ये फोर्स को नहीं लेता है। एंकर बार फोर्स को नहीं लेता, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी एक प्रकार का शियर एनफोर्समेंट है, नहीं। शियर एनफोर्समेंट सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन होता है आपका, बेंट अप बार, और क्या होते हैं, वर्टिकल स्टीरप्स। अब समझिएगा एंकर बार क्या होता है। एंकर बार बीम में सबसे ऊपर डाले जाते हैं, बस 2 कोनों पे 2 छड़ों को डाल देते हैं। क्या होता है, बीम में ऊपर 2 कोनों पे, दोनों कोनों पर एक एक छड़ों को डाल देते हैं। एक ऐसा छड़ रहता है कितने mm व्यास का, 8 से 12 mm व्यास का। कितने व्यास का रहेगा आपका एंकर बार, 8 से 12 mm, तथा ये माइल्ड स्टील रहेगा, है ना। कौन सा, माइल्ड स्टील। यानी ये वो छड़ें होती हैं जिन पे रेसें नहीं बनी रहती हैं, ये वो छड़ें रहते हैं जिन पे रेसें नहीं बनी रहती हैं। इनका काम क्या होता है कि सिर्फ क्या होता है, ये बेंट अप बार को सहारा देती हैं। ये क्या होता है, माइल्ड स्टील क्या होता है, सिर्फ बेंट अप बार को सहारा देती है, ठीक है। यानी एंकर बार, समझिए अच्छे समझिए, एंकर बार क्या वर्क करता है, सिर्फ ये बेंट अप बार को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि मेरा रिंग ऊपर से नीचे तरफ अच्छे से बंध जाए। अब ऊपर बीम में एंकर बार ही ना डालें तो वर्टिकल स्टीरप बांधेंगे कहाँ, ठीक है। इसीलिए एंकर बार या फिर हैंगिंग छड़ कितने mm व्यास का होगा, 8 से 12 mm व्यास का। माइल्ड स्टील का रहेगा, यानी प्लेन छड़ रहेंगी, इस छड़ पर रेसा नहीं बना रहेगा। और इसका वर्क क्या होता है, सिर्फ बेंट अप बार को सपोर्ट प्रोवाइड करना। अब हमको एनालिसिस किसका करना है,
बेंट अप बार का समझते हैं। अब बेंट अप बार समझने से पहले आप समझिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। बेंट अप बार से पहले हमको क्या समझना है कि क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, समझिएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं फिगर, यानी बेंट अप बार या फिर वर्टिकल स्टीरअप से क्या कर रहा था, आपका शियर को रजिस्ट कर रहा था, है ना। तो देखिएगा किनारे पे जो होता है किनारा, यानी किनारे पे क्या होता है आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। ऐसा देखा गया है कि किनारे से स्मॉल डी, कितने दूरी पे, स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या होता है, पिछला चैप्टर आप पढ़े होंगे, एनालिसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। स्मॉल डी क्या होता है, प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई यानी बीम के ऊपरी सिरे से निचली छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, धरन की प्रभावी गहराई। तो ऐसा देखा गया है कि बीम में मैक्सिमम शियर कहाँ होता है, किनारे से स्मॉल डी पर। यानी बीम का फेल होने का चांस कहाँ है, किनारे से स्मॉल डी दूरी तक। तो इतने दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इतने दूरी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल सेक्शन। यानी कहने का मतलब है कि मेरा शियर में जहाँ भी फेल होगा किसके अंदर होगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। क्रिटिकल सेक्शन कितना होगा, किनारे से स्मॉल डी दूरी पे। इसीलिए हम देखेंगे जितना भी व्यवस्था करेंगे शियर का, एक यहाँ करते हैं किनारे पर, बीच में। इसीलिए देखिए बेंट अप बार यानी शियर बार को बीच में क्या करते हैं हम, सीधा कर दिए, वो बेंडिंग को रोकेगा। अब समझिए यहाँ हम बीम बनाते हैं, एक क्या हो गया आपका बीम हो गया, इधर क्या कर दिए हम, कंटिन्यूअस कर दिए। ए बीम का क्या हो गया आपका, सपोर्ट हो गया। ए बीम का क्या हो गया आपका, सपोर्ट हो गया। देखिए नीचे क्या हो गई आपकी, छड़ हो गया। नीचे क्या हो गया, छड़ हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्या किए हैं, है ना, ये क्या किए, ये तो आप सब एक एक आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, एक एक टर्म। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, ठीक है। हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, आपको ईमानदारी से नोट्स बनाना है और पढ़ना है। आपका आरसीसी में एक कंसेप्ट नहीं बचेगा। कुछ शुरू के लेक्चर में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। धीरे धीरे सबका सलूशन हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कोई भी नया वर्क होता है थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहता है। बाकी देखिए आप जैसे जैसे आपका दिन गुजरता जाएगा, हम आपका एकदम एक्सपीरियंस मेरे भी ऑनलाइन कैमरे के सामने पढ़ाने हो जाएगा। क्योंकि ऑफलाइन में होता है कि 10 लड़के रहते हैं, उसको एनर्जी भी मिलता है, कुछ पूछते भी रहते हैं। ऑफलाइन में आपको कैमरा है, उसके सामने बोलना है, पता भी नहीं चलता आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, बोलते जाइए। लेकिन हमको इतना पता है, हम अपने तरफ से क्या दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं। आपको 100% देना है। जो नहीं समझ आएगा उसको तुरंत हमसे कांटेक्ट करके पूछ लिया करिए, ठीक है। अब समझिएगा एक क्या हो गया आपका मेन बार, ऊपर भी क्या डालेंगे हम, क्या डाल दिए, एंकर बार, या फिर कहते हैं हम उसे हैंगिंग बार, ठीक है। अब देखिएगा बीच में हम क्या डाल रहे हैं, ये क्या डाल रहे हैं हम, वर्टिकल स्टीरअप्स, है ना। क्या डाल रहे हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स। आपका 2D में तो ऐसा ही दिखेगा, क्या डाल दिए हम, वर्टिकल स्टीरअप्स, ठीक है। अब देखिए हम वर्टिकल स्टीरअप्स को कैसे डालते हैं, ऐसे डालते हैं। ऐसे कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे हम बीम के बीच में जाते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स का डिस्टेंस क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। क्यों, समझिए, जैसे जैसे हम बीम के बीच की तरफ जाते हैं वर्टिकली, ऐसा समझिए एक फिगर बना दे रहे हैं। एक क्या हो गया बीम, ठीक है, इधर का सपोर्ट हो गया, इधर का सपोर्ट, ये हो गया आपका मेन बार, इधर क्या हो गया आपका एंकर बार। इन किनारे पर क्या करते हैं हम, देखिए ऐसा डालते हैं छड़ एंकर बार को। देखिए एंकर बार को कैसे डालते हैं, इसमें आपको समझ आएगा। यानी बीच में क्या करते हैं, डिस्टेंस एंकर बार का अधिक रखते हैं तथा किनारों पे नज़दीक रखते हैं। कहने का मतलब किनारों पे एंकर बार नज़दीक नज़दीक डालते हैं, बीच में क्या करते हैं, दूरी हम बढ़ाते जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेंट अप बार किसको रोकता है, बेंट अप बार शियर को रोकता है। और शियर अधिक कहाँ है, किनारों पे, है कि नहीं। शियर अधिक कहाँ आ रहा है, किनारों पे। तो शियर अधिक किनारों पे आ रहा है, तो अधिक शियर को रोकने के लिए अधिक आपका शियर एनफोर्समेंट चाहिए। इसलिए किनारों पे देखिए क्या करते हैं, छल्लों को नज़दीक नज़दीक ज़्यादा संख्या हम डालते हैं, तथा बीच में क्या करते हैं, हम दूरी को बढ़ाते जाते हैं। क्योंकि बीच में तो आपका शियर है ही नहीं, है ना। बीच में नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा, फिर भी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा हम डाल देते हैं शियर को, है कि नहीं। अब समझिए इस बीम के फेल होने का चांस कहाँ है, कहाँ तक है, डी तक है कि नहीं, स्मॉल डी तक। स्मॉल डी दूरी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन। अब समझिएगा
माना वर्टिकल स्टीरप्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, यस भी। आपको नहीं दिख रहा होगा ना, इसको हम बड़ा लिख रहे हैं। देखिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, यस भी। क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर छल्लों का केंद्र से केंद्र दूरी क्या है आपका, यस भी, है ना। यस मतलब स्पेसिंग, भी मतलब वर्टिकल स्टीरप्स। अब समझिएगा, वर्टिकल स्टीरप्स हिंदी लिख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर छल्लों द्वारा लिया गया बल या फिर ऊर्ध्वाधर छल्लों का सामर्थ्य क्या होगा, समझिएगा। एक छल्ले का सामर्थ्य गुणे छल्लों की संख्या, है ना, छल्लों की संख्या। अब समझिएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको कुल ऊर्ध्वाधर छल्लों द्वारा, यानी कुल ऊर्ध्वाधर छल्लों द्वारा लिया गया बल क्या होगा, समझिए। कुल ऊर्ध्वाधर छल्लों द्वारा लिया गया बल, एक ऊर्ध्वाधर छल्ले का बल गुणे छल्लों की संख्या। पिछली बार तो यही किए थे, एस बी सिग्मा एस बी साइन थीटा इंटू एन किए थे। जितना आपका बेंटअप बार था उतना एन किए थे, यानी वो क्या था, बेंटअप बार का संख्या। यहाँ किससे गुणा कर देना है, ऊर्ध्वाधर छल्लों की संख्या से, यानी इसे लिखते हैं हम भी यू एस, ठीक है। क्या लिखते हैं, वर्टिकल स्टीरप्स। इसे किससे दिखाते हैं, ऊर्ध्वाधर छल्लों द्वारा लिया गया बल को किससे दिखाते हैं, भी यू एस से। अब देखिए एक छल्ले का सामर्थ्य क्या होगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यानी 0.87 एफ वाई, है कि नहीं। और क्या हो जाएगा, ए एस भी। देखिए छल्ले का सामर्थ्य में बल क्या होगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। प्रतिबल 0.87 एफ वाई, क्षेत्रफल एस बी, इंटू क्या हो जाएगा, छल्लों की संख्या। अब देखिएगा छल्लों की संख्या क्या होगा, पूरे दूरी में एक दूरी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, है कि नहीं। देखिए भी यू एस यानी कुल छल्लों द्वारा लिया गया बल क्या होगा आपका, 0.87 एफ वाई, यानी एक छल्ले का बल प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल एफ वाई एस बी, इंटू छल्लों की संख्या। कुल दूरी में एक दूरी से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। तो कुल दूरी यानी कि मेरा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ तक है, डी तक है। तो कुल दूरी में एक दूरी से यानी एस बी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो मेरा निकल जाएगा छल्लों की संख्या। इसको लिख सकते हैं हम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। क्या लिखेंगे, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स। क्या लिख सकते हैं, एस भी, यही तो है। अब स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स को कैसे निकाल सकते हैं, एस बी को। एस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा, 0.87 एफ वाई एस भी इंटू क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका भी यू एस, क्या आ जाएगा आपका, भी यू एस। दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। आपको समझ आया होगा, छल्ले का हम स्पेसिंग भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, 0.87 एफ वाई नीचे यानी तिरिया गुणा कर दिया है। समझिएगा, या तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम शियर को रजिस्ट करने के लिए बीम में बेंटअप बार को डाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम शियर को रजिस्ट करने के लिए वर्टिकल स्टीरप्स को डाल सकते हैं, या फिर दोनों को हम कंबाइंड रूप से डाल दें, है ना। तो क्या करेंगे, हम शियर को रेजिस्टेंस करने के लिए कितना काम कर सकते हैं, ठीक है। कितना कर सकते हैं, देखिए पहला समझिएगा, बाय प्रोवाइडिंग बेंटअप बार, है ना, बेंटअप बार, यानी उसमें क्या करेंगे, हम बेंटअप बार को डाल देंगे। दूसरा लिखेंगे बाय प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरप्स, यानी वर्टिकल स्टीरप्स को। अब बेंटअप बार का सामर्थ्य क्या आया था आपका, भी भी आया था, ठीक है। इसका आया था आपका भी यू एस, है ना। या फिर कह सकते हैं हम बाय प्रोवाइडिंग बेंटअप बार एंड वर्टिकल स्टीरप्स, इसे हम कहेंगे भी क्या हो जाएगा आपका, भी सी लिख दे रहे हैं, कम नहीं, भी से एक आगे टर्म आएगा, समझिए। इसे एक क्या हो जाएगा आपका, भी उसमें रहेगा,
और VUS भी रहेगा, है ना। तो प्रोवाइडिंग हम दोनों को कंबाइंड रूप से डाल सकते हैं। तो अभी तक आप समझे होंगे कि बीम में शियर क्यों उत्पन्न हो रहा था। शियर के कारण बीम में क्या हो रहा था, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन आ रहा था। डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन के कारण मेरा बीम क्या कर रहा था, क्रैक कर रहा था। अब बीम को क्रैक करने के लिए मेरे पास शियर एनफोर्समेंट की आवश्यकता पड़ी। कितनी, 2 शियर एनफोर्समेंट थी। 2 शियर एनफोर्समेंट को हम कितने तरह से डाल सकते हैं, 3 तरह से डाल सकते हैं। या तो देखें, प्रोवाइडिंग बेंटा बार को डाल देंगे या वर्टिकल स्टीयर्स को डाल देंगे, और तीसरे में क्या डालेंगे, हम दोनों को कंबाइंड रूप से डालेंगे। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, शियर एनफोर्समेंट के बारे में। अब नेक्स्ट बस आपको इस चैप्टर में 2-3 कंसेप्ट और अच्छे हैं। अब क्या करेंगे, हम शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ठीक है।